नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया विद से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बेसिकली आज ई पेपर नहीं आया है, बहुत कोशिशें की, ना तो एप्लीकेशन पे ओपन हो रहा है ना अभी ईमेल आया है। तो ऐसे में आज शायद इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से ये अभी अटका हुआ है सारा। तो फिर बाद में अब सीधा ही वेबसाइट से जो आर्टिकल्स आते हैं उन्हीं से हम पिक कर रहे हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है वॉकिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है कि वॉकिंग द टॉक, वॉक द टॉक बोला जाता है ना, कि आपने जो बात कही उस पर आप अडिग रहो। तो देखो, 1 साल हो गया है जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च हुए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया 1 साल। ठीक है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक ये नया सेगमेंट या री इमेजिन करने का शुरुआत की गई थी पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो। इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिसमें बच्चे जो हैं केवल सीखें नहीं, इसके अलावा कैसे सीखें इस पर भी ध्यान दें। ठीक है, इसमें आप देखो जो पेडागॉजी होती है उस पर ध्यान देना, दैट मीन्स जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका होता है इसको इम्प्रूव करना, साथ में एक्सपेरिमेंटल मैनर में पढ़ाया जाए। इंक्वायरी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम हो कि जहाँ पर सवाल जवाब हो, डिबेट हो, और फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजिड वन साइज फिट्स ऑल, ये कॉन्सेप्ट्स पे हम काम ना करें। इसके अलावा आर्ट्स और साइंस के बीच में जो एक सेपरेशन है उस सेपरेशन को ख़त्म करना, क्योंकि साइंस भी अपने आप में एक आर्ट है और आर्ट्स भी अपने आप में एक साइंस होती है, तो दोनों के बीच में इंटीग्रेशन क्रिएट करना। तो ये थे कुछ एजेंडाज, ये थे कुछ मुद्दे जिनको टारगेट लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, अगर पिछले 1 साल की बात करें। कोविड-19 पेंडेमिक ने देखो सारी चीज़ों को एकदम लूज़ कर दिया, इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बहुत, एक कह सकते हैं ना, स्पीड से जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इस एकेडमिक ईयर की बात करो जिसमें जो अब अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहले ये होगा कि वो क्रेडिट बैंक सिस्टम पे, मतलब उनके लिए पूरे साल के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि मान लो उन्होंने जितने भी घंटे पढ़ाई की, उन घंटों की प्रोडक्टिविटी क्या है, उस प्रोडक्टिविटी को ओवरऑल आप मेजर करोगे। क्रेडिट बैंक सिस्टम में ये होता है कि जिसमें आप सब्जेक्ट्स में क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को वेटेज दे देते हो और उन सब्जेक्ट्स की वीकली क्लासेस कितनी होती है और उन क्लासेस के बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि हाँ जी, इस बंदे ने इतना टाइम अपनी पढ़ाई को इतनी प्रोडक्टिविटी वाले काम में दिया है, और ओवरऑल फिर बाद में पूरे साल का वो क्रेडिट चेक होता है। तो ये चीज़ हो जाती है। देखो, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्पीच भी था, उन्होंने ये कहा कि अभी जो अब देख लगभग 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अक्रॉस द कंट्री, मतलब 8 स्टेट्स में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अलाउ कर दिया है कि वो यूजी प्रोग्राम जो हैं वो अलग अलग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, जैसे हिंदू, तमिल, तेलुगु, बंगाली या फिर मराठी, इन लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे जो ग्रामीण इलाकों से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इंग्लिश में कहीं ना कहीं वीक रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के लिए आप टेक्निकल एजुकेशन को ओपन कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर जहाँ पर समस्या है, जो चैलेंज है, वो ये कि रिसोर्सेज की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन अवेल कराई जाती है वो मैक्सिमम इंग्लिश में मिलती है। ठीक है, तो उस इंजीनियरिंग के इंग्लिश में अवेलेबल कंटेंट को क्या आपने ट्रांसलेट करवा दिया, ट्रांसलेट करवाने के बाद में फिर वहाँ पर जो एजुकेशन देने के लिए टीचर्स हैं, क्या वो कंफर्टेबल है हिंदी या तमिल तेलुगु में पढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग का सेगमेंट। तो ऐसे में एक नॉलेज इकोसिस्टम अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो रिसोर्सेज की कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर वही बात होगी कि आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर ली, पर जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आई तब हम हो गए फेल। देखो, टेंशन जो है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एम्बिशन और फैक्ट्स के बीच में, हम अगर देखें कि पिछला 1 साल हो गया कि क्या टारगेट किया था और क्या रियलिटी है, तो हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। एक तो ये कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी कि वो अपने हिसाब से अपने कैरिकुलास को फाइनलाइज करें और अपने हिसाब से फिर उनको इम्प्लीमेंट करें। पर जब हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं पिछले 1 साल के बारे में, तब हमें पता पड़ता है कि प्रॉपरली वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे, मतलब हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के अपॉइंटमेंट्स टाइम पे नहीं होते हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर तो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस चांसलर कौन हो जाते हैं? वहाँ के वाइस चांसलर जो होते हैं।
ठीक है, तो 12 यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 15 दिनों के अंदर वाइस चांसलर अवेलेबल कराए हैं, जो कि बहुत महीनों से डिले हो गया। जिनमें से 10 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें से एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मतलब फुल टाइम हेड्स अवेलेबल नहीं है। ये प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया में इनका नाम चलता है। वर्ल्ड में अगर एजुकेशन की बात आती है और इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात आए तो जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रायोरिटीज़ थी ना, वो मिस हो रही है। इसके अलावा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी लिटरेसी और न्यूमरेसी को, कि पढ़ना लिखना समझना कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें आती रहे। पर सवाल ये है कि इसके लिए तो आपको रिसोर्सेज को और अलोकेट करना पड़ेगा। रिसोर्सेज की कमी के चलते ये प्रॉब्लम तो कंटिन्यू रहेगी। पर आप देखो कि गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में एजुकेशन के लिए जो बजट अलोकेशन होता है उसको 5,000 करोड़ रुपए तक कम कर दिया है। मतलब 5,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसमें भी हायर एजुकेशन का जो स्टफ है वो 1,000 करोड़ रुपए तक कम कर दिया गया है। तो ऐसे में आप कैसे इंश्योर कर पाओगे कि वाकई में जो हम एनविसाज करके चल रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो अचीव हो पाएगा? जब तक कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेल नहीं कराएंगे, लोग जो हैं वो कमिटेड नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑटोनमसली काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या वाकई में हम हमारी बातों पे चल पा रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्पीच आया उसमें तो इन्होंने ये भी बोला कि ऑनलाइन लर्निंग्स की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर एक रियलिटी आप इग्नोर कैसे कर सकते हो कि ऑनलाइन लर्निंग के चलते तो कुछ ही बच्चे ऐसे हैं ना, इंटरनेट पेनिट्रेशन की कमी है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स लाइक स्मार्टफोन्स या लैपटॉप या जो टैबलेट्स होते हैं ये क्या अवेलेबल है सभी बच्चों के पास में? तो ये तो इनइक्वलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जो कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में जो एनविसाज हमारे लिए जो पॉइंट्स हैं उनका भी वायलेशन है। इसके अलावा आप देखो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन आपने कैंसिल की है अभी, स्टेट बोर्ड्स में भी और सीबीएसई में भी, सेंट्रल बोर्ड्स में भी। तो ऐसे में चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वाकई में जो प्रिस्क्राइब किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लर्निंग से संबंधित या वो, तो आप उसको कैसे करेक्ट करोगे? वो तो चलो ठीक है कि अभी कैंसिलेशन के होने के चलते आपने अलग अलग मेथड्स के बेसिस पे वैल्यूएशन किया, पर अल्टीमेटली आप देखो कि स्कूल्स ने अपने लेवल पे जो मेजरमेंट दिया है तो 99% तक या 100% स्कोर हो रहा है। और अभी सीबीएसई का जो रिजल्ट था उसमें तो लगभग 70,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 95% से ज़्यादा स्कोर हुआ है। तो ये चीज़ें क्या डाउट क्रिएट करती हैं? चलो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज़ को तो एनविसाज पहले भी किया था कि जी हम जो ये मार्क्स का जो सिस्टम है इसको थोड़ा और चेंज करें, मतलब जो पुराने नॉर्मल्स हैं उसको हम थोड़ा चेंज लें। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है फिर? यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट में। कि यूनिवर्सिटीज़ अब कैसे पता करेगी कि वाकई में स्टूडेंट जो है वो किस लेवल की एजुकेशन कर पाया है अभी तक? बोला तो गया है कि इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, पर अगर हम क्रिटिकली सोचें ना तो क्या वाकई में इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? एक इनेबलिंग इकोसिस्टम होना चाहिए, तब जाकर के आप एजुकेशन को इंक्लूसिव बना पाओगे, वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो पाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस एजुकेशन हो पाएगी। अभी आप देखो, कल परसों हमने एक न्यूज़ देखी थी कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा वहाँ पे यूनिवर्सिटी है सागर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एक वेबिनार कंडक्ट हो रही थी जिसमें ये था कि कल्चर और जो सोसाइटी है वो साइंस को एक्सप्लोर होने में कैसे हर्डल का काम करती है। ओके, तो वहाँ पर फिर ऑब्जेक्शन होता है एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसके द्वारा, और उसका दबाव बनता है किसके ऊपर? मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर। और वहाँ के जो एसपी थे उन्होंने फिर लेटर लिखा उस यूनिवर्सिटी को कि आप इस वेबिनार को कैंसिल करो। पहले तो क्या था कि उस यूनिवर्सिटी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल लेना था, पर अप्रूवल लेने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, फिर भी उन्होंने वेबिनार कंटिन्यू किया। तब जा करके फिर बाद में एसपी ने नोटिस भेज दिया कि आपके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर आप ये वेबिनार कैंसिल नहीं करते हो। तो आप इस तरीके से स्पेस जो है आइडिया और क्रिएटिविटी के लिए अगर वही ख़त्म करते चले जाओगे तो क्या वाकई में हमारे यहाँ पर लर्निंग स्पेस क्रिएट हो पाएगा? ठीक है, तो सेंटर और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कुछ भी टारगेट्स लिए हुए हैं उनको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एंगेज करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस तो बहुत हैं, पर देखो इनको हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के इंडिया एक विश्व गुरु बन पाएगा।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है हमारा द एजेंडा फॉर पेट्रोलियम मिनिस्टर। पेट्रोलियम मिनिस्टर को किस तरीके से अभी जो कुछ भी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए। आर्टिकल को लिखा है विक्रम एस मेहता जी ने, और अभी हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, हरदीप सिंह पुरी जी। तो बात ऐसी है कि अभी कितना कुछ क्लाइमेट चेंज को देख करके एक क्लाइमेट चेंज का हैवॉक हम देख रहे हैं, और उसी चीज़ को ध्यान में रखें। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम की प्राइसेस लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस या फिर एनर्जी की जो शॉर्टेज है उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है पेट्रोलियम मिनिस्टर को। तो हम कैसे सप्लाई साइड डिसरप्शंस को एक तो करेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम एक बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की कि कैसे हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। तो उसके लिए देखो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर राइटर हैं वो अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहे हैं कि मेरे दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्लाइमेट चेंज ने जो अभी डिस्ट्रैक्शंस किए हैं उनको हम जानते हैं। सवाल मुद्दा ये है कि देखो जी, अभी रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो चाइना में लगभग 1.2 मिलियन मतलब लगभग 12 लाख लोगों को जो हेनान प्रोविंस है चाइना की वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 1000 सालों में कि इतनी ज़बरदस्त बारिश के चक्कर में ये इतने 12 लाख लोगों का इतने बड़े मास में आपको रीलोकेट करना पड़ा लोगों को। दूसरा रशिया का एग्जाम्पल है कि रशिया में साइबेरियन सिटी मतलब बिल्कुल ठंड है ना, वहाँ पर याकुत्स्क करके एक सिटी है। उस सिटी का हाल ये रहा कि जो टेम्परेचर विंटर्स में माइनस में रहता है, हमेशा केवल और केवल बर्फ से ढका हुआ एरिया रहता है, वो हमें अब की बार रिसेंट इंसिडेंट है कि ये सबसे गंदे एयर पॉल्यूशन का सामना करता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह कि लगभग 200 के लगभग वाइल्ड फायर्स इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा। तीसरा, यूरोप में जर्मनी और बेल्जियम में लगभग 200 लोगों की डेथ हो गई, वजह थी फ्लैश फ्लड, अचानक से फ्लड्स आ जानी। चौथा मुद्दा, नॉर्थ अमेरिका की डिफरेंट सिटीज़ में अचानक से जो हीट वेव है वो आना और उसके चलते लोगों की डेथ होना। ये सारे इंसिडेंट क्या बताते हैं जी कि ये है क्लाइमेट चेंज। और दूसरी तरफ जो हमारे लिए चैलेंज है, एक तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही गया, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, और दूसरी तरफ अगर एक्सपीरियंस करो तो क्या मुद्दा आता है, पेट्रोलियम को लेकर के हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम कि एक तरफ तो लगातार भाव बढ़ते चले जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर एक मार्केट एक तरीके से क्लाइमेट चेंज इतना ज़बरदस्त बढ़ रहा है। तो फॉसिल फ्यूल की शॉर्टेज और फॉसिल फ्यूल की डिमांड, दोनों चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम है। ऐसे में राइटर जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल सिनेरियो से हम हटाएं अभी हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम 2 सेकंड या कहें ना कि कुछ टाइम के अंदर अंदर ही एनर्जी ट्रांजिशन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है अभी भी अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है ना क्रूड ऑयल की, उसका 85% रिक्वायरमेंट तो हम इंपोर्ट से पूरा करते हैं, और वो भी हम किस पे डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट, जहां पर की प्राइस वॉलेटिलिटी बनी रहती है। तो ऐसे में राइटर बोल रहे हैं कि 85% जब हम हमारी डिमांड हम इंपोर्ट से पूरी कर रहे हैं तो हमें कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। टॉप पॉलिसी प्रायोरिटीज़ में हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या बता रहे हैं, इंडिजीनस पेट्रोलियम रिसोर्सेज। इसके लिए राइटर बोल रहे हैं कि मेरे दिमाग में 5 ऐसी सोच आ रही है जो मैं सजेशन के तौर पे यहाँ पे देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से काम करे। नंबर 1 सजेशन इज कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी रैंकिंग को एक बार रिव्यू करे कि क्यों ना हम डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पर ही ध्यान दें। हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, स्टोरेज है पूरा नेचुरल ऑयल क्रूड ऑयल का, उसको हम एक्सप्लोर कर सकें। देखो अभी तक जो हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन जो होता है ना पेट्रोलियम्स का, वो पब्लिक सेक्टर में होता है। पब्लिक सेक्टर में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में अभी तक भी हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है पेट्रोलियम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से बहुत कम हम उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसकी वजह क्या है, एक तो जियोलॉजिकल अवेलेबिलिटी कि उनकी जो डिफ़िकल्टी है एक्सेस कैसे करें उसमें प्रॉब्लम है। एक तो हो गया
कि आपके पास में रिसोर्सेस को पता करने की डिफिकल्टीज हैं। डिफिकल्ट टू लोकेट, सबसे पहली चीज तो लोकेशन में ही डिफिकल्टी आ गई। दूसरी, अगर लोकेट कर लिया तो उनको डेवलप करने में प्रॉब्लम आ गई। डेवलप अगर कर भी लिया तो फिर प्रोडक्शन करते हो तो आपको कॉमर्शियली वो चीज वायबल नहीं दिखाई देती। तो तीनों केसेस में आपके लिए ये चैलेंज है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी कॉमर्शियल डिस्कवरीज के ऊपर ध्यान दें जिससे कि ये सारे चैलेंजेस हम खत्म कर सकें। क्योंकि अभी तक अगर देखें तो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर हिमालयन फुट हिल्स हो गए या डीप वाटर्स में बहुत क्रूड ऑयल अवेलेबल है, ऐसा बताया जाता है। पर बोलो वहाँ पर एक्सप्लोरेशन जब करें, वही बात कि जब खुदाई की जाए तो उसके बाद में जो क्रूड ऑयल हाथ लगे उसमें आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू आप इंपोर्ट करते हो। तो ऐसे में आप किस पे रिलाई करोगे? इंपोर्ट पे। तो क्यों ना आप यहाँ पर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करो, डिस्कवरीज को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाओ, जिससे कि कॉमर्शियली वायबल ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर ले डोमेस्टिकली। इससे क्या हो जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी वेरिएशन, जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, वो रिस्क हम खत्म कर लेंगे। तो देखो फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, इसको एक हाई रिस्क एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। तो इसको हमें थोड़ा रिड्यूस करने की ज़रूरत है। लॉन्गर टर्म में हमें स्ट्रक्चरल सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है पेट्रोलियम मार्केट में। ठीक है, तो नंबर 1 तो क्या हो गया कि आप एक्सप्लोरेशन को, और इसके लिए आप डोमेस्टिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। दूसरा सजेशन ये है कि आप ओएनजीसी के अंडर में जितनी भी पीएसयूज हैं दूसरी, उनको सबको एक ही जगह मर्ज करने की कोशिश करो। जैसे अभी देखो, वो थर्ड सजेशन है। खैर, सेकंड सजेशन में क्या बोला जा रहा है कि ओएनजीसी जो है इसको रिसोर्सेज अलोकेट करो, इंप्रूव हो जाए जिससे प्रोडक्टिविटी। अभी हमारे यहाँ पर अगर डिस्कवरी 100 मॉलिक्यूल्स की हो जाती है ना, तो हमारे लिए यूजफुल कितने हैं? केवल और केवल 28। दैट मीन्स 100 लीटर अगर आपको क्रूड ऑयल मिल गया डिस्कवरी में, तो यूज हम कितना कर पा रहे हैं या कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कितना कर पा रहे हैं? केवल 28 लीटर्स को। तो ऐसे में ग्लोबल सप्लाई और ग्लोबल एवरेज क्या है कि 100 मॉलिक्यूल्स में 45% जो फील्ड ऑयल अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन कॉमर्शियल या मोनेटाइज पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया जाता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर 100 में से 28, जबकि ग्लोबल एवरेज है 45। तो हमें हमारा जो एवरेज है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब वही चीज़ आ गई कि फील्ड जहाँ से आप प्रोड्यूस कर रहे हो क्रूड ऑयल को, उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलना चाहिए। उसके लिए हमें इस गैप को ख़त्म करना होगा, 45 और 28 के बीच के गैप का। इससे क्या हो, इसमें क्या हो, एक तो एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, साथ में रिस्क मिनिमम हो, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर हम ध्यान देंगे तो ये जो शॉर्टेज है, ये जो क्राइसिस है, इसको हम टैकल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मुंबई हाई की अगर बात करें तो वहाँ पर आप जैसे ही बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेल करा दोगे तो कितना फ़ायदा हो सकता है। तो सीधी सीधी सिग्नल आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट यहाँ पर सजेशंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आगे राइटर बताते हैं कि अगर हम एक्सप्लोरेशन की इनकी बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या आ रही है, सप्लाई साइड डिसरप्शन की। कि कोविड-19 से पहले की बात है कि जितना हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, लगभग 4.5 मिलियन बैरल हम ऑयल इंपोर्ट करते थे। फिर आप देखते हो उसमें से भी हम 50% जो इंपोर्ट करते हैं वो मिडिल ईस्ट से आता है, और उनमें भी 3 कंट्रीज़ मेनली। कौन से? सऊदी अरब आ गया, इराक आ गया, ईरान आ गया। अब हमें पता है कि मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पर क्या रहता है, पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहता है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन है, फॉल्ट लाइंस बहुत सारी हैं। तो हम क्यों ना कंटिजेंसी सेफगार्ड तैयार कर दें, मतलब कि इमरजेंसी अगर आए तो हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मतलब लड़ाई तो सऊदी अरब और ईरान के बीच हो रही है, पर प्रॉब्लम का सामना इंडिया को करना पड़े, तो क्यों ना हम कंटिजेंसी सेफगार्ड तैयार कर लें। तो हमारे यहाँ पर अभी तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व, मतलब कि एक तरीके से आपने बड़ी बड़ी खाने बना ली और उन खानों में अंडरग्राउंड टैंकर बना दिए बड़े बड़े, ठीक है, और उनमें आपने क्रूड ऑयल को स्टोर कर लिया। अब वो क्रूड ऑयल स्टोर करने की इंडिया में फैसिलिटी है केवल 12 दिन की, कि अगर हमारे यहाँ पर इंपोर्ट अगर रुक जाए, ज़ीरो हो जाए, तो केवल 12 दिन तक सप्लाई इंश्योर हो सकती है। तो हमें ज़रूरत है कि इस बफर स्टॉक को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करें और 25 दिन तक लेकर के जाएं। देखो चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, जापान, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर तो 70 से 100 दिन का वहाँ पर बफर स्टोरेज अवेलेबल है। खैर हम इतना ज़्यादा तो नहीं करें, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
बट एटलीस्ट 35 डेज तक तो पहुंच जाए। ओके, कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है कहां पर? जामनगर, जामनगर रिफाइनरी रिलायंस वाली, ये एक एंट्री पोर्ट है। एंट्री पोर्ट का मतलब जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहां पर आप जितनी भी हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट की डिमांड है उसके लिए यहां पर बड़े रिजर्वॉयर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां से जामनगर से ही लगभग कंट्री का जितना ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका 60% तो यहीं से हो जाता है। तो क्यों ना हम हिंटरलैंड की रिफाइनरीज को जो सप्लाई इंश्योर कर रहे हैं वो जामनगर से ही कर दें। तो 35 दिन के रिजर्वॉयर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। हो गए 3 सजेशन। चौथा सजेशन दिया जा रहा है राइटर के द्वारा कि हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत सारी हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स में काम कर रहे हैं, जैसे BPCL, IOC या फिर NHPCL, गेल हो गया। तो इन सब को आप ONGC के अंडर में दे दो। इससे क्या होगा कि जो PSUs के बीच में कंपटीशन है एक तो वो रुक जाएगा, ठीक है, और कंपटीशन रुक जाएगा तो फिर फालतू में जो रिसोर्सेज का अलोकेशन है, स्प्लिटेड अलोकेशन, कि हाँ जी BPCL को अलोकेट करो, IOC को, तो इनको एक साथ कर दोगे तो इनके बीच में तो कम से कम कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। और गेल है, इसको अनबंडल कर दो। अनबंडल का मतलब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड गेल है क्या? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे में बोले इसको आप एक बार अनबंडल मतलब खत्म कर दो और इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आप अपस्ट्रीम कंपनीज को अलोकेट कर दो। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया अपस्ट्रीम जो एक्सप्लोरेशन करती है गैसेस का या हाइड्रोकार्बन्स का, डाउनस्ट्रीम का मतलब जहां पर रिफाइन करके फिर बाद में कस्टमर्स तक वो पहुंचाए जाते हैं प्रोडक्ट। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब ये हो गया। तो क्यों ना जो हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप सेंट्रलाइजेशन, या सेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ आप डाइवर्सिफाइड ना रख करके कन्फाइंड मैनर में कर सकते हो। इससे क्या होगा, पब्लिक सेक्टर के बीच में कंपटीशन कम होगा और जो इनएफिशिएंसीज हैं वो भी हम कम कर पाएंगे। और इसका फायदा क्या होगा कि हम हाइड्रोकार्बन्स को अफोर्डेबल भी बना पाएंगे खुद के लिए। हमने देखा था ना कॉमर्शियली वायबल नहीं हो रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं कि USA जो क्रूड ऑयल के लिए वेस्ट एशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था, वो अब खुद से ही शेल जो है, शेल गैस है या शेल्स में USA की बहुत ज़्यादा डीप में जा करके ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं वो कि वहीं से वहीं पे क्रूड ऑयल या फिर हाइड्रोकार्बन रिक्वायरमेंट है उनकी वो पूरी हो जाती है। तो वो अब इंटरनेशनल मार्केट में इतना डिपेंडेंट नहीं है। USA की बात करें तो वही चीज़ हमें भी करने की ज़रूरत है। फाइनल थॉट कि जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनको करंट कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें तो सीलोड प्रिज्म ना, हम ऑलरेडी जो ऑर्थोडॉक्सी रख रहे हैं दिमाग में पुरानी सोच के साथ में, उससे थोड़ा सा हट करके काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि एक डिलेमा है, एक तरफ क्लाइमेट चेंज है, दूसरी तरफ हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं, तो उन दोनों को हम मैच करें, क्या कर सकते हैं? बेस्ट ऑप्शन है जी, आप क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाओ। धीरे धीरे आप कोलैबोरेशन करो दूसरे जो कैबिनेट कलीग्स हैं, दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ में, और एनर्जी ट्रांजिशन लेकर के आओ जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये नौबत ही खत्म हो जाएगी हमारे इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड होने की। तो ये चीज़ें यहाँ पर सजेस्ट की जा रही है राइटर के द्वारा। आगे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अभी ऑर्डर डिक्लेयर किया गया है जिसमें खोरी गांव, हरियाणा में है ये, वहाँ से इन लोगों को इवैक्यूएट करने की बात की गई है, उन लोगों को निकालने की बात की है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपनी तरफ से अप्रूवल भी दे दिया। तो राइटर जो है यहाँ पर मंजू मेनन और कांची कोहली, इनका ये कहना है कि ये एनवायरमेंटलिज्म में कॉर्जिवनेस है कि आप लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो और नाम ले रहे हो एनवायरमेंटलिज्म का। तो इस चीज़ को देखते हैं अब डिटेल में। 23 जुलाई की बात है जिसमें जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 पिटिशंस आई हुई थी और उनमें यह था कि जो दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे अरावली फुट हिल्स हैं, अरावली वाला रीजन है, बोला वहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया का नाम है खोरी गांव, तो बोला वहाँ से जो इनफॉर्मल वर्कर्स का सेटलमेंट है बोलो उसको हटाया जाए क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है। अब आप देखो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने इस बस्ती को बिल्कुल ख़त्म किया, और वो भी कब, जब पेंडेमिक 2020 पेंडेमिक जो था वो शुरू हो चुका था ढंग से हमारे यहाँ पर पिछले साल, और 2020 में ये मुद्दा हाईलाइट होना शुरू होता है। और इससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया हुआ, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये क्या हो गया कि एनवायरनमेंट का नाम ले रहे हो और दूसरे ह्यूमन राइट्स में प्रॉब्लम, चैलेंजेस है ना, और दूसरी तरफ आप देखो डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स में वायलेशन, इस तरीके से ये टॉपिक अपने आप में कवर होता है।
और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया करो कि किस आर्टिकल का कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में हमारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इनके साथ में किस टॉपिक के साथ एसोसिएशन रहता है। ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा आपको ईजीनेस रहेगी। ओके, और एक कमेंट आया था कि सर आप कैसे नोट मेकिंग कैसे करें एडिटोरियल से। देखो, इसका तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ, सिंपल सा। मैंने बताया था कि आप 4 डायरीज डाल लो, ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4। या तो ई नोट्स बना लो आप खुद के वर्ड फाइल में या कहीं पे मेंटेन कर लो, ठीक है। या फिर आपके जो एवर नोट और ऐसे करके ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप कहीं पर भी जाओ इजी एक्सेस हो, इंटरनेट पे सेव्ड रहेंगे तो टेंशन नहीं होगी डिलीट होने की। तो एक ये ई नोट्स बनाने का भी तरीका आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें क्या करोगे, आप टॉपिक्स लिख लो। कौन से टॉपिक्स? जीएस पेपर 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप यूं लिख लो, ठीक है। और गैप छोड़ दो उनमें लगभग 3-4 4-5 पेजेस का, ऐसे करके पूरी डायरी में जहां तक लिख सको वो लिख दिया। अब जैसे ही, अब अगर मैं मुद्दा बात कर रहा हूं अभी यहाँ पर, एक तो एनवायरमेंटलिज्म का मुद्दा आ रहा है यहाँ पर, ये हो गया जीएस पेपर 3 के साथ, कंजर्वेशन के साथ कनेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख रहे हो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है कि जो बेचारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, आप उन लोगों को वहाँ से भगा रहे हो। तो इस मुद्दे को, ह्यूमन राइट्स वाला जो वायलेशन वाला मुद्दा है, ये आप ले जा सकते हो जीएस पेपर 2 के अंदर भी। वहां पर मैं बता दूंगा कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड है, तो वहां पर इनको कॉमा लगा लगा करके आप लिख सकते हो। पॉइंट्स आते हैं गिनती के ज्यादा से ज्यादा। जैसे पिछला आर्टिकल हमने देखा कि पेट्रोलियम क्राइसिस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपके पास में कितने पॉइंट थे? था तो इतना बड़ा आर्टिकल, पर आपके पास में कीवर्ड्स थे केवल और केवल 5 जो उन्होंने सजेशन दिए, ठीक है। उसके पहले क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की समस्या, और तीसरी तरफ वो एग्जाम्पल्स थे कि रशिया में क्या हुआ ना। बस वो केवल दिमाग में रख लो, या फिर वहां पर पुटअप रखना चाहो तो पुटअप कर दो कि हाँ जी एग्जाम्पल भी हमारे पास में अवेलेबल है क्लाइमेट चेंज के लेटेस्ट। आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप नोट मेकिंग कर सकते हो कि जैसे ही टॉपिक आए उसके बाद में अब बोलते हैं कि सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये जितने भी महारथी है ना जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, उन महारथियों में से बहुत रेयर हैं जो इस थीम को समझ पा रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं, इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर इतने गजब के क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं वो लोग, जिससे कि आपका एक पूरा टॉपिक थॉरोली कवर हो जाता है, और उसमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है कि कैसे आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, राइट। मेरे पास में अभी थोड़ी मैन पावर की प्रॉब्लम है, इसलिए टाइम लग रहा है। मैं आपको बस रिसोर्सेज बता सकता हूं कहां से आप इन चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। इनसाइट्स आईएएस का, वहां पर वो क्वेश्चन देते हैं आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ज्वाइन करो। वहां पे पेड कोर्सेज भी हैं, पर वो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे ही ऐसे राइटिंग का भी चैलेंज आता है हर संडे को वहां पर। तो उसको अगर आप रिग्रेसली फॉलो करते हो, रिग्रेसली भी नहीं फॉलो कर पा रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत तो फॉलो कर ही सकते हो ना। तो आपको वहां पर वीकली बेसिस इश्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है वहां पे। एक आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको कोई दे रहा है ना, कहीं पर भी अगर आंसर राइटिंग में एक आर्टिकल बेस पे आपको लिखवा रहा है ना, तो वो आपके साथ चीटिंग है। मैं तो सीधा ये कहूंगा, कारण कि आपको फिर उस आर्टिकल में आप उलझे रह जाओगे। और मैं देखता हूं खुद से कि आंसर राइटिंग में आप वही पॉइंट्स यूज कर देते हो जो अभी आर्टिकल आपने अभी पढ़ा है। तो वही चीज होगी कि बस वन नाइट पेपर फाइट वाला, कि हाँ जी कल एग्जाम, आज पढ़ लिया, लिख दिया, काम खत्म, हम खुश हो गए कि हमें आंसर राइटिंग आ गई। ऐसे नहीं होता है। आपको आंसर राइटिंग के लिए पूरे इशू को समझना होता है, और वो इश्यूज जो हैं वो यूज आते हैं, ये ध्यान रखना। कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक इशू के ऊपर क्वेश्चन बने बहुत रेयर होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है सिलेबस के पॉइंट्स में से। अब आप देखो कि उन सिलेबस के पॉइंट्स में कहां पर आप ये इश्यूज को एंटर कर सकते हो, आपकी वो डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है वो। और वही चीज को ध्यान में रखते हुए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक आर्टिकल के ब्रैकेट में डाल देता हूं कि हाँ जी ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये इस टॉपिक से कवर हो रहा है, ये जीएस पेपर है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी फिर बाद में, ठीक। तो एक आर्टिकल के ऊपर अगर क्वेश्चन फ्रेम करके देने लग गए ना, तो एक तो आप परेशान हो जाओगे, दूसरी चीज आपको कोई आउटकम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन बने पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई बना रहा है तो इसका मतलब वो आपको ही बना रहा है। समझ गए होंगे आप ये। खैर आगे आ जाओ। तो ऐसे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने अपनी तरफ से
पेंडेमिक 2020 के दौरान ही लोगों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसे में उनकी सफरिंग्स इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विश्व में एक साथ इतने लोगों को घरों से निकाल दिया। साथ में अब जुडिशियल एक्शन की बात करो, वो तो एग्जीक्यूटिव था, अब जुडिशियल एक्शन की बात कर लो। ये इन सारी स्ट्रक्चर को अनऑथराइज्ड डिक्लेयर करके और फिर वहां से आप नाम तो रूल ऑफ लॉ बोल रहे हो, साथ में आप एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर वहां से लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हो। पर ये तो ग्रीन इंपीरियलिज्म हो गया कि आपने एनवायरनमेंट का नाम लिया और फिर वहां से लोगों को भगा रहे हो। ये तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इस तरीके से अत्याचार किए थे। आज 75 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए, ऐसी परिस्थिति आज भी हमारे यहां पर प्रिवेल कर रही है। दूसरी तरफ कैपिटलिज्म इतना ज्यादा कर दिया कि जंगलों को काट करके प्राइवेट सेक्टर के लोग माइनिंग कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, रियल एस्टेट का काम हो रहा है। अजी उनके ऊपर कौन लगाम लगाएगा? अगर आप इन गरीब लोगों को ही भगा रहे हो तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? गरीब को ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अभी जो ये गुस्सा निकला है ना खोरी गांव के अंदर, ये एक जैरिंग एग्जाम्पल है, झकझोरने वाला एग्जाम्पल है कि आप क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन मॉडल्स पे काम कर रहे हो, किस बेसिस पे फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हो। ये तो भला हो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आया हुआ है, जिसमें जो भी आदिवासी कम्युनिटी के लोग इन जंगलों पे आधारित हैं उनके लिए उनके अधिकार निर्धारित कर दिया आपने। नहीं तो उनको बेचारों को निकालने की कोशिशें करने लग गए थे। और नाम क्या किया जाता है? डेवलपमेंट का या फिर इकोलॉजी का नाम लेकर के। अजी ये तो उनकी इंटीग्रेटेड प्लेस है। जबकि ये खोरी गांव में जो लोग रह रहे हैं ना, इन लोगों ने तो ये अरावली फुटहिल्स, आप देखो 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा था कि हाँ जी अब यहाँ पर माइनिंग कोई नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ 2017 या 18 की न्यूज़ है ये, कि अरावली हिल्स में लगभग 31 ऐसी हिल्स हैं जो बिल्कुल वैनिश हो गई हैं। इतनी मतलब वहां पर खुदाई हो चुकी है, इतनी ज्यादा माइनिंग हो गई कि 31 पहाड़ियां तो बिल्कुल गायब है अरावली की, और वो भी ये दिल्ली और ये हरियाणा वाले रीजन में। और वहां पर ये जो लोग रह रहे हैं ना अभी खोरी गांव वाले, इन लोगों ने तो रिहैबिलिटेट किया है, उस पर्टिकुलर प्लेस को रहने लायक बनाया है, रीस्टोर किया है। तो आप क्या इस तरीके से उनको आप बाहर भगाओगे? तो ये चीजें क्या है? ये कॉर्जिव मॉडल हो गया। आप पर्सुएशन पे क्यों नहीं जाते हो? आप क्यों नहीं ऑप्शंस क्रिएट करते हो कि हाँ जी आपके लिए ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट पे कर दिया गया, आप सेटल करो। नर्मदा वाला केस उठाओ, आप नाम तो ले लिया सरदार सरोवर डैम का कि हम बना देंगे और उसके बाद में जो आसपास के एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट आएगा, पर वहाँ पर जो आदिवासी लोग रह रहे थे उस नर्मदा रिवर के आसपास में, उस इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट लोग थे, उन लोगों की ज़िंदगी का क्या अभी तक भी उन लोगों का रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा है? अभी तक भी उनको घर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट मॉडल पे काम करना ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में भी है। तो जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने काम किया है और हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट ने और जुडिशरी ने जो कुछ भी किया है ना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन के नाम के ऊपर आप वहाँ से लोगों को निकाल रहे हो जो वहाँ पर रह रहे हैं। और ये मुद्दा जो है वो पंजाब लैंड प्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1900, मतलब आप देखो ये कौन से टाइम का केस है, ठीक है, कि कैसे भी करके पंजाब के कानून यहां पर अभी भी हरियाणा में अप्लाई हो रहे हैं, मतलब पंजाब और हरियाणा दोनों इंटीग्रेटेड। अब ये जो सिनेरियो है और 1900 का ये आप प्रोविजन यूज कर रहे हो कॉलोनियल पीरियड का, तो ये चीजें तो कितनी गलत हो जाएंगी। अभी तक लगभग 150 एकड़ की अर्बन एरिया को तो उन्होंने खाली करवा लिया है, ठीक है। बोला तो ये गया है कि हाँ जी अफोर्डेबल होम्स उनके लिए बनाए जाएंगे, पर अभी तक भी उनके लिए कोई फैसिलिटेशन नहीं है। इनको फॉरेस्ट एनक्रोचर बोल दिया, जो यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले हैं, और लगभग 10,000 हाउसेस की बात करें तो उनको पब्लिक लैंड के तौर पे कंसिडर करके और उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? बहुत गलत। एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सही दिशा में नहीं हो रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट हैं या फिर जो हाउसिंग राइट एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना ये है उनकी तरफ से कि एक कम्युनिटी को आप थ्रेटन कर रहे हो, डरा रहे हो वहाँ पे, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, वाटर टैंकर्स की अवेलेबिलिटी की बात करो, ये सारी इस बस्ती में अवेलेबिलिटी इंश्योर करने की बजाय आप वहाँ पर इन रेजिडेंट्स को वहाँ से भगा रहे हो। कितनी गलत बात हो जाती है। और वो भी उस टाइम पे जब अब मॉनसून आ चुका है, और ये 23 जुलाई का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का।
ठीक है, तो ये चीज बड़ी चिंता वाली बात हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो केस को और ज्यादा एक्सपेंड करते हुए ये कह दिया कि अभी हम खोरी गांव की बात ही नहीं कर रहे हैं, बोले जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं हरियाणा में उन सब में ये कानून अप्लाई करोगे। तो आप एक चीज बताओ कि इस पीएलपीए जो पंजाब वाला जो ये फॉरेस्ट एरिया कवरेज के लिए जो आपने कानून अभी 1900 का यूज किया है, इसके तहत तो हरियाणा में 25% एरिया पे फॉरेस्ट लगे हुए होने चाहिए, जिसमें अर्बन, रूरल, प्राइवेट, पब्लिक सारे एरियाज आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट का एम तो क्या है कि हाँ जी सभी एनक्रोचर्स को इक्वली ट्रीट करो। अरे भाई एक बार थोड़ा आप ग्राउंड रियलिटी को भी तो चेक करो ना। अगर किसी ने वहां पर प्राइवेट फर्म लगाई है, कोई माइनिंग कर रहा है, उसको अगर भगाओ तो बात भी अलग है, पर जो बंदे अपनी रहने के लिए उनके पास में दूसरा कोई और जगह ही नहीं है इस पूरे दुनिया में, उन लोगों को आप वहां से भगा रहे हो, तो कितनी गलत बात है ये। तो ऐसे में 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जब से बैन किया है ना माइनिंग को, तब से लेकर अब तक जो कुछ भी किया जा रहा है इस पर अभी तक ये जो हैबिटेट्स आप रिमूव कर रहे हो ना, रहने के लिए व्यवस्था जो इन इंडिविजुअल्स ने, इस कम्युनिटी के लोगों ने तैयार की है इस खोरी गांव में, आप उन लोगों को कैसे खत्म कर सकते हो? नहीं तो लोगों ने वहां पर अरावली की 31 से ज्यादा हिल्स को एकदम गायब कर दिया, और इस जगह को जो माइन करने के बाद में एकदम बंजर पड़ी थी उसको रहने लायक, इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया इन लोगों ने, और उसी कम्युनिटी को आप वहां से भगा रहे हो। तो बोले ये चीज बहुत गलत है। माइग्रेंट वर्कर्स का क्राइसिस हमने देखा, पुअर्स के साथ में कैसा ट्रीटमेंट होता है वो हमने देखा। तो सरकार को यहाँ पर लेबर के खिलाफ में जो कुछ भी वो कदम उठा रही है ना, इन चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। एक जुडिशरी तो एक लास्ट में एक ऑप्शन बचती है जहाँ पर जाकर कोई भी अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकता है। ये जो लोग वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड या दूसरे आइडेंटिफिकेशन कार्ड देने वाले जो पॉलिटिकल लीडर या ब्यूरोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट है, वो तो भगाना ही चाहते थे इस खोरी गांव में जो सेटलमेंट है उन लोगों को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं किया। तो बोले ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दुखद है अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल सिस्टम की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट इंडिया एट 75 नीड्स, एजुकेशन, स्किल्स रेदर देन फ्रीबीज। देखो इस आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी ने। 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब 75वां इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अभी अगले, मतलब आप मानोगे कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर। उसके पहले हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी 1 साल ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे यहाँ पर गरीबी की अगर बात करो तो 70% लोग बहुत ज़्यादा गरीबी के चंगुल में थे, और लगभग 12% लोग ही इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के लिटरेट थे, जो पढ़ लिख सकते थे। ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे थी 340 मिलियन। ठीक है, हमने जो कुछ भी देखा उसमें 2 स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक सेकेंड रुकिए। 2 स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक तो विंस्टन चर्चिल, ठीक है, इंग्लैंड की जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे ये, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो इन्होंने फेमसली वार्न किया था इंडिया के लिए कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंस तो दे दो, अगर इंडिपेंडेंस आपने दे दी तो यहाँ पर रास्कल्स, रॉग और फ्री बूस्टर्स ज़्यादा यहाँ पर काम करने वाले हैं। मतलब सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलेगा। इवन कोई भी इंटीग्रिटी वाले इंडिविजुअल्स यहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं, सब केवल और केवल अपनी जेब भरने में लगे रहेंगे। साथ में बोली तो बड़ी मीठी करेंगे पर इनके दिल में हमेशा चोर बैठा रहेगा। साथ में ये भी कहा कि इंडिया जो है वो अपनी पॉलिटिकल जीत जो है उसको पॉलिटिकल स्क्वेबल में कन्वर्ट होता हुआ देखेगा। मतलब यहां पर एक कलह होगा, लड़ाइयां होती दिखेगी। और देखो हवा और पानी जो है वहां पर भी हो सकता है कि टैक्स लगाना शुरू कर दे इंडियंस का, ये हाल है। ये बात बोली विंस्टन चर्चिल ने जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे। अब आप देखो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो सबसे गलत चीज तो क्या होती है, पहला ही काम क्या हो जाता है, पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन, और पूरी खुशी को गम में बदल देता है। फिर भी हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगस्त 14, 1947 को, जब आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो उसमें ये स्टेटमेंट सीधा मिलता है कि मिडनाइट है, सारा विश्व सो रहा है, इंडिया अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर रहा है। सारी पुराने इरा को छोड़ करके हम नए इरा में हम आगे एंटर हो रहे हैं।
मुश्किलें बहुत है पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने डेडिकेट किया, हमारी जो प्लेज थी, हमारी शपथ थी, वो ये थी कि जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं उनके लिए हमें अच्छे से अच्छा काम करना है, जिससे कि ह्यूमैनिटी का जो मेन कॉज है या लार्जर कॉज जिसमें आप ह्यूमन राइट्स को अच्छे से इंश्योर कर पाओ, बोलो उनको हम इंश्योर करेंगे। मिलियंस ऑफ पीपल जिन्होंने सफ़र किया है पिछले 200 सालों में या लगातार वो परेशान होते रहे हैं, तो ऐसे में हम पुअर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सब को ख़त्म करेंगे। तो 2 स्टेटमेंट आ गए 2 अलग अलग लीडर्स के। अब आ जाते हैं हम 75 साल की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। बात ऐसी है, मुश्किलें कुछ ऐसी है, शपथ भी बहुत सारी थी, मुश्किलें भी बहुत सारी हैं। एक सेकंड, ये कहाँ भाग जाता है बार बार में, एक सेकंड रुको आप। तो ऐसे में आप देखो कि चर्चिल और नेहरू के स्टेटमेंट में हमने देखा कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, पुअर्टी, इलिटरेसी और फूड। सबसे पहली चीज आ जाती है, यहां से देखो कि 70% पुअर हुआ करते थे, कब? 1947 की बात है, और ये है हेड काउंट रेशो। ये डेटा बड़ा काम का, आपको कोट करने में बड़ा हेल्प करेगा। आप बताओगे कि इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है, तो आपके पास में बेस तो होना ही चाहिए ना, ये रेफरेंस का काम करेगा कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब क्या हाल था। ठीक है, तो पुअर कितने थे 1947 में? लगभग 70%। हेड काउंट रेशियो मतलब टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग काउंट करके, ओके। और फिर बाद में 2011 के सेंसस के हिसाब से देखो तो कितना हुआ, 21.9% के लगभग हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन जो थी वो आप कह सकते हो गरीबी में। तो उस टाइम पर तो 300 समथिंग मिलियन पॉपुलेशन थी, आज तो 1.2 बिलियन है भाई। 1.2 बिलियन का 21% निकालो और 300 मिलियन का आप लगभग 30 करोड़ का आप ये निकाल लो, क्या बोलते हैं इसका, 70%। मोर और लेस चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। पॉपुलेशन हेड काउंट की बात करोगे ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, नंबर 1। दूसरा, प्लानिंग कमीशन ने, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था नीति आयोग से पहले, आप भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर पढ़ते होंगे, रमेश सिंह में या फिर एम लक्ष्मीकांत में, इनमें नाम आते रहते हैं इनके, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था नीति आयोग से पहले, उन्होंने तेंदुलकर कमेटी स्टैब्लिश की थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, और उसके हिसाब से अगर देखें तो हेड काउंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से 2093 से 1993 से 2004 के बीच में गरीबी जो है वो 3 गुना स्पीड से कम हुई है, ऐसा कहा जाता है तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। फिर आप देखो कि कुछ सोशलिस्टिक एरा के टाइम के जो डाउन था, होना था, सोशलिस्टिक एरा कौन सा बोला जाता है, जब हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन 1991, वहां तक इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 से 1991 तक का टाइम, इसको सोशलिस्टिक एरा क्यों बोला? क्योंकि हर चीज किसके हाथ में थी? सरकार के हाथ में, प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं था। तो बोला है इसके कंपैरिजन में 1993 से 2004 के बीच में बोला गरीबी में जो कमी आई है वो गजब की आई है। तो ये बात बोली तेंदुलकर कमेटी ने। फिर लेफ्टिस्ट मतलब वही जो कम्युनिस्ट है या फिर जो सोशलिस्टिक है, उन लोगों का ये कहना था कि ये जो पुअर्टी लाइन की जो कैटेगराइजेशन किया गया है ना, ये गलत है सुरेश तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। तो ऐसे में सी रंगराजन कमेटी एक और स्टैब्लिश होती है, उसके हिसाब से पता पड़ता है कि पुअर्टी की हेड काउंट रेशियो 29.5% रही, कितनी? 2011 के अंदर। तो आप दोनों के डिफरेंस देखो, एक तो एस्टिमेशन के अंदर, चलो ठीक है कि 2011 के बाद में आज हम 2021 में आ गए, क्या आज के टाइम पे हमारे पास में कोई डेटा अवेलेबल है? तो राइटर बोलते हैं कि अभी हमारे पास में प्रॉपर डेटा अवेलेबल ही नहीं है कि लेटेस्ट क्या स्टेटस है हमारे यहाँ गरीबी का। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि इंडिया में हेड काउंट रेशियो के हिसाब से देखें तो लगभग 8.1 से लेकर 11.3% तक गरीबी अभी भी है, ठीक है। और पर कैपिटा इंटरनेशनल डेफिनेशन के हिसाब से देखें ना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक तो इंटरनेशनल डेफिनेशन देगा, और उसका ये कहना है कि एक दिन में जो भी बंदा $1.9 तक कमाता है वो गरीब नहीं है। ये 2011 की परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मैंने इस फिक्स किया हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखो कि इंडिया में 8.1 से लेकर 11.3% तक जो हेड काउंट रेशियो की बात करो टोटल पॉपुलेशन में, बोलो वो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड पुअर्टी क्लॉक उसने एस्टिमेट कर उसके हिसाब से कि इंडिया में पुअर्टी जो है वो केवल 6% है 2021 के अंदर। अब सवाल ये आ जाता है कि डेफिनेशंस कितनी ज़्यादा वेरी कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो 2004 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो गरीबी डाउन होने के पीछे क्या वजह है? कि मेन फैक्टर है कि मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 8.4% पर एनम के हिसाब से
चल रही थी। तो बोले इसकी वजह से शुरुआत के 7 सालों के अंदर, फिर तो आपको पता ही है सब प्राइम क्राइसिस आता है, फिर बाद में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन का इशू, वो सारे मुद्दे आगे आते रहते हैं। 2008 वाला तो एक तो क्या हो गई, गरीबी अभी तक भी इतनी बताई जा रही है 8.4%, सॉरी यहाँ पे 8.1 से 11.3%, और यहाँ पे बताई जा रही है 6%। तो ये वर्ल्ड बैंक वाला जो है ना वो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि अभी कितनी क्या गरीबी है। अब आप बताओ कि हमने गरीबी कहाँ से शुरू की और अभी भी गरीबी की बात कर रहे हैं, क्या इससे अच्छा कुछ किया जा सकता था? तो राइटर बोल रहे हैं बिल्कुल हम इससे बेटर कुछ कर सकते थे। वो क्या कि आपने ये जो कुछ भी फ्री में बांटने की कोशिशें की है, इसकी बजाय अगर एजुकेशन पे ध्यान देते ना हम, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंश्योर करते, तो वो जो लोग आज गरीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं ना, वो खुद एम्पावर्ड होते, खुद डिसीजन लेते। लड़कियों के एजुकेशन पे ध्यान दो, क्यों नहीं उनकी रहने की व्यवस्था अच्छे से हो पाए, उनकी पढ़ने की व्यवस्था अच्छे से हो पाए। आज हम आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, इनके ऊपर हम गर्व करते हैं, पर दूसरी तरफ अगर लिटरेसी लेवल की बात करें तो वो अभी जो 12% लिटरेट लोग हुआ करते थे 1947 में, वो बढ़कर के 77% तक हम पहुंच चुके हैं, जहां पे केरला टॉप पे है, बिहार बॉटम पे है। और एजुकेशन की क्वालिटी की जब बात आती है, 77% पे होने के बावजूद भी क्वालिटी डाउन है। असर रिपोर्ट आती रहती है प्रथम एनजीओ की, और उसमें क्या पता पड़ रहा है कि 8वीं क्लास का एक बच्चा 5वीं और 6ठी स्टैंडर्ड के जो बुक्स हैं वो पढ़ नहीं पा रहा है, उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या हम इनकम अच्छी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, इनकम डाउन ही बनी रहेगी। रही सही में पेंडेमिक ने तो और ज़्यादा परेशान कर दिया। एक तो डिजिटल डिवाइड, जिन लोगों के पास में इंटरनेट था, कंप्यूटर था, वो पढ़ गए, और जिनके पास नहीं है वो आज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और दूसरा रूरल अर्बन स्कूल चिल्ड्रन के बीच में जो गैप है वो लगातार, क्या बोला था नेहरू जी ने, जो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म करना है। क्या हुआ? नहीं। दूसरा मुद्दा आता है फूड सिक्योरिटी का। हमारे यहां पर एक शिप टू माउथ कॉन्सेप्ट पे काम होता था, 1960 के दशक की बात है। मतलब जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेकर के जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया तब तक क्या था, जहाजों में हमारे लिए अन्न आता था वो मुंह तक जाता था, शिप टू माउथ। अच्छा है ये लाइन, है ना। 1960 के बीच से, मतलब 1967, 67, 68 के लगभग, 1967-68 के लगभग हम एक्सपोर्टर के तौर पे इमर्ज होकर के आते हैं, और 2021 में लगभग 17.7 मिलियन मैट्रिक टन राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि ग्लोबल राइस ट्रेड का 38.5%। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया वर्ल्ड में राइस का। और ये क्वेश्चन है 2019 प्रीलिम्स का कि राइस एक्सपोर्ट में टॉप पे कौन आता है, तो वहां पर इंडिया आंसर था उसका। तो आप देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपने अचीव कर ली, सीड क्वालिटी इंप्रूव कर ली, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव कर लिया, फर्टिलाइजर्स क्वालिटी यूज करते हो, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज आप करते हो, पर आप एक चीज करो, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो? राइस। क्या एक्सपोर्ट करते हो एक्चुअल में? ग्राउंड वाटर। तो हमें सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत है। सस्टेनेबिलिटी के साथ में इसके अलावा जो मेन जो क्वेश्चन है वो ये कि हमने गरीबी जिस तरीके से खत्म की, या फिर जिस तरीके से हम फूड अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो है, तो आज आप एक सवाल का जवाब दो, क्यों हम 800 मिलियन लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के तहत अभी भी फ्री में खाना दे रहे हैं जी? आप एक तरफ गरीबी खत्म बात कर रहे हो ना, फूड अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हो ना, फिर ये फ्री में खाना देने की अभी भी नौबत क्यों आ रही है, जबकि आपको 75 साल हो गए आजाद होने को? माल नरिशमेंट लगातार चला हुआ, अभी भी कुपोषण बच्चों में बहुत ज्यादा है। इंडिया में अगर पब्लिक ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वो प्रोक्योरमेंट से लेकर के स्टॉकिंग करो या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम इंडिया कंडक्ट करता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगा, इनएफिशिएंट और करप्ट सिस्टम। तो ऐसे में रिफॉर्म्स की डिमांड हो रही है हमारे यहाँ पर, फूड ग्रेन से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट सिस्टम कंडक्ट करती है। तो अभी जरूरत किस चीज की है कि क्यों ना हम इसमें रिफॉर्म लाएं। 2020-21 के हिसाब से देखें तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, उनके द्वारा ये कहा है कि सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उस टोटल में से 31% तो केवल और केवल सब्सिडी पे जा रहा है, वो भी फूड सब्सिडी पे। तो आप एक चीज बताओ कि 31% जब फूड सब्सिडी पे खत्म कर रहे हो तो क्या गरीबी खत्म हुई? एक तो ये सवाल है। दूसरा, आप देते क्या हो फ्री में? चावल, गेहूं। आप इसकी बजाय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्किल एनहेंसमेंट
ये क्यों नहीं करते हो, जो कि एक सही रास्ता है। ये जो खर्चा है इसको बैलेंस करके आप इधर क्यों नहीं डाइवर्ट कर दे। इसका तरीका क्या बताया जा रहा है कि हमने हमारे इंस्टीट्यूशन में आई क्रायर में बहुत सारे स्टडीज किए हैं, उसके अंदर हमें आउटकम जो मिला है वो ये कि जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं उनको आप कैश ट्रांसफर दे दो ना अकाउंट में। इससे क्या होगा कि एक तो फूड ग्रेन में जो करप्शन वाला जो मुद्दा है, पूरा इनएफिशिएंसीज हैं, वो खत्म हो जाएगी, और दूसरी उनके अकाउंट में जब सीधा पैसा जाएगा तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का पैसा बच जाएगा। जो सब्सिडी का बिल हम देख रहे हैं कि 31% का जो टोटल रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर होता है ना गवर्नमेंट का, 31% आप फूड सब्सिडी पे दे रहे हो, उसमें से 50,000 करोड़ रुपए आप बचा लोगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि वल्नरेबल पॉपुलेशन का आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो फूड एक कह सकते हैं ना फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में फूड पॉलिसी को हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के जो फुल फ्लेजेड जो हमारी कह सकते हैं ना जो प्लेजेस हमने ली थी, जो शपथ ली थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो तब पूरी हो पाएंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया पर आर्टिकल्स बड़े अच्छे थे। डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।